Good evening and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331 4444. I'll repeat that, 2331 4444 or 2342 1050, or you can even reach us on 2331 0464. I am Niharika Bhuvania with you, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं शामिल और पूछ सकते हैं हमसे अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331 4444, 2342 1050 या फिर 2331 0464। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं हमारे साथ स्टूडियो में आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक राजीव रंजन झा। राजीव जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं निहारिका भुवानिया। The benchmark domestic indices close week's first trading session with losses. Sensex slumps over 600 points. Nifty ends below 26,000 level. Asian stock markets end mixed and global crude oil prices fall. कारोबारी सप्ताह के पहले दिन घरेलू शेयर बाजार में हुई बिकवाली, घाटे के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 600 अंक से अधिक लुढ़का, निफ्टी 26,000 के स्तर से नीचे आकर हुआ बंद। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख दिखा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें नीचे आईं। And before we move forward, an important point to note for our listeners: the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. आइए खबरों का सिलसिला शुरू करें। सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार। घरेलू शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह के पहले दिन बिकवाली तेज रही। प्रमुख सूचकांक घाटे के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 610 अंक यानी 0.71% घटकर 85,103 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 226 अंक घटकर 25,966 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में कमजोर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.7% की कमी आई। स्मॉल कैप इंडेक्स 2.2% घाटे में रहा। Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, closed on a bearish note today. The indices opened in negative territory and extended their losses throughout the day. However, in the last hour, the indices managed to retain some of their losses. The Sensex plunged 610 points or 0.71% to close at 85,103, while the Nifty slipped 226 points or 0.86% to settle at 25,961. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also tanked. The mid-cap index fell over 1.7%, while the small-cap index lost 2.2%. हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर हैं। आपसे आग्रह की फोन लाइन पर बने रहिए। पहले हम शेयर बाजार की पूरी खबर आपको देते हैं, उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे। सेंसेक्स पैक की 30 में से 26 कंपनियां आज घाटे में रहीं।
सबसे अधिक नुकसान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को हुआ, जिसके शेयर 5% नीचे आ गए। एटर्नल के शेयर 2.4% से अधिक घाटे में रहे। ट्रेंट को 2.3% से अधिक का नुकसान हुआ। उधर लाभ कमाने वालों में टेक महिंद्रा सबसे ऊपर रही, जिसके शेयर 1.4% लाभ में रहे। एचसीएल टेक को 0.3% का मुनाफा हुआ। रिलायंस के शेयर 0.1% ऊपर आकर बंद हुए। And across sectoral indices at the BSE, all 21 sectors ended with losses. Among the key decliners, services shed 3.7%, realty dipped 3.5%, and capital goods dropped over 2.8%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,348 companies declined, 950 advanced and 187 remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 8 पैसे कमजोर होकर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 9 पैसे कमजोर हुआ है। 90 रुपए 8 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 98.98 पर कारोबार कर रहा था। And with that, we have our first caller. We have Amit calling us from Delhi. Amit, good evening and thank you so much for joining us on Market Mantra. मैडम सभी को नमस्कार। राजीव झारखंड से मेरा एक प्रश्न सर कि सर जैसे कि हम देखते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, लाइक मान लीजिए विंड एनर्जी हो या और भी डिफरेंट चीज, थर्मल और हाइड्रो के बाद में तो हमारी अभी भी ज्यादातर निर्भरता हमारे थर्मल कॉल पे ही मतलब थर्मल पावर पे ही रहती है। तो जैसे कि आपके हिसाब से रिन्यूएबल कौन से सेक्टर की लाइक कंपनीज में बूम आने की संभावना है? और सर एक सवाल ये भी है कि कभी कभी मैं देखता हूँ कि बैलेंस शीट पढ़ते हैं किसी कंपनी का तो नेट प्रॉफिट, नेट सेल्स और रेवेन्यू बढ़ा हुआ होता है, बावजूद उसके जो नेट इनकम है सर वो डाउन होता है। ये कैसे संभव हो सकता है? कंपनी जब ज्यादा बिजनेस कर रही है तो उनकी नेट प्रॉफिट में कैसे कमी आ सकती है? धन्यवाद सर। जी देखिए अमित जी, रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा काफी जोर है भारत सरकार का इसके ऊपर और ये चीज आगे लगातार बढ़ने वाली है। सिर्फ भारत सरकार का नहीं, आप सारी दुनिया में देखें तो इस पर काफी जोर दिया जा रहा है और भारत सरकार की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, बड़े लक्ष्य सामने रखे गए हैं। तो ये क्षेत्र आगे बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जैसा आपने ठीक कहा कि इस समय थर्मल पावर पे अपनी निर्भरता जो है वो ऐसा नहीं है कि रातों रात खत्म होने वाली है। अभी काफी समय तक थर्मल एनर्जी और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरे भी स्रोत जो हैं वो भी चलते रहेंगे, जिसमें परमाणविक ऊर्जा जो है उस पर भी भारत सरकार ने काफी ध्यान दिया है, काफी योजनाएं उस बारे में आगे बढ़ रही हैं। तो ये सारा मिक्स जो है वो चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक दिशा में हम बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि हम बाकी चीजें छोड़ देंगे। तो ये चीजें साथ में चलती रहेंगी। अब रही बात कि आपको बाजार में निवेश के लिए कौन से मौके उसमें दिखेंगे। हाल में आपने देखा होगा सोलर से जुड़े हुए काफी नए शेयर भी बाजार में आए हैं, कुछ पुराने भी हैं। कुछ पुरानी जमी जमाई कंपनियां जो बड़ी कंपनियां हैं उनका भी अब सोलर का कारोबार बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसमें एक ही बात ध्यान रखिए कि कभी भी बाजार में जो नाम बहुत फैंसी हो जाते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा हो जाती है, आज का कारोबार बाजार में आप देखें खासतौर पे इस बात को रिमाइंड कराता है कि जो चीजें, जो थीम, जो सेक्टर्स बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाते हैं, जिन पे हाइप बन जाता है, वहां पर आखिरकार फिर धीरे से अनवाइंडिंग होती है और वो अनवाइंडिंग बहुत तीखी होती है। जैसा आज हमें देखने को मिला बाजार में, लगभग वही सारे क्षेत्र जो हैं वो आज चाहे डिफेंस को लें, इलेक्ट्रॉनिक्स को लें, इनमें से कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो जिसका भविष्य खराब होने वाला है। लेकिन आज बाजार में उसमें गिरावट देखने को मिली। तो बाजार के खतरे किस तरह से हैं, मूल्यांकन पर सबसे ज्यादा नजर रहना चाहिए। इस बात को मैं अपने हर कार्यक्रम में कहता हूं, हर शेयर के बारे में कहता हूं। शेयर की बात नहीं होती, लेकिन जब भी सेक्टर्स वगैरह की बात होती है तो मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण चीज है बाजार में। अगर आप उसके साथ हैं तो फिर आपके लिए खतरे कम रहेंगे। दिल्ली से ही हमारे साथ फोन लाइन पर हैं योगेश शर्मा। योगेश जी सवाल पूछिए। जी हाँ, मेरा सवाल ये है कि मार्केट में भारत की ग्रोथ तो बढ़ रही है, जीडीपी भी इंक्रीज हुई है, मगर जो हमारा डॉलर और रूपी का जो कंपैरिजन है तो रूपी नीचे आ रहा है। तो इनके बीच में जीडीपी में और रूपी में की वैल्यू में आपस में क्या परस्पर संबंध है? और दूसरा, मार्केट में टाइम करना और वैल्यू बाइंग करने में क्या क्या फर्क करा जाए? जी देखिए योगेश जी, बाजार में टाइम करना जो है वो तमाम धुरंधरों के लिए भी संभव नहीं होता है। जो लोग ऐसा प्रयास करते हैं, बाजार अक्सर उन्हें छकाता है, चकमा देता है,
चोट भी देता है। तो बाजार को टाइम करने की कोशिश करेंगे तो फिर उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, बजाय इसके कि अगर आपकी किस्मत ही बहुत अच्छी हुई तो जरूर आपको फायदा हो सकता है, टाइमिंग करने में आप सफल हो सकते हैं, लेकिन वो फिर संयोग की बात है कि आपने तुक्का मार लिया। लेकिन टाइम करने का बाजार में प्रयास न करें, उससे कुछ नहीं होता। वैल्यू बाइंग पर आपकी नजर है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर जैसा मैंने पिछले सवाल के जवाब में भी कहा, अगर आप सही मूल्यांकन वाले शेयर के साथ हैं, अच्छे शेयर के साथ हैं जिसमें कंपनी का कारोबार ठीक है, क्षेत्र की संभावनाएं ठीक है, मूल्यांकन भी ठीक है, तो बाजार के हर उतार चढ़ाव में आप टिके रह सकते हैं और आगे चल करके आपको फायदा होने की पूरी उम्मीद रहेगी ही। And Deepak joins us from Noida. Good evening, Deepak. Please go ahead and ask your question. गुड इवनिंग मैम। सर, जैसे अभी आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है इंटरेस्ट रेट पे, लोन वगैरह पे, मैंने कार लोन लिया है, फिक्स्ड उस पे लिया है आरओआई पे, तो क्या मेरा भी ये जो है ईएमआई कम होगी? जी दीपक जी, अगर आपका लोन जो है वो लिंक्ड है तो निश्चित रूप से कम होना चाहिए और आप अपने बैंक से इस बारे में संपर्क करें, वो आपको पूरी जानकारी देंगे इस पर। आइए चलें ठाणे, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं राजेश। राजेश जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं राजेश, सवाल पूछिए। या गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन है, डॉलर के सामने रुपया वीक हो रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर दूसरी करेंसी के सामने वीक हो रहा है, तो हमारा रुपया इतनी अच्छी जीडीपी होने के बावजूद नीचे क्यों जा रहा है? जी राजेश जी, आपने बिल्कुल सही बिंदु की ओर इशारा किया है कि एक तरफ डॉलर में बाकी मुद्राओं के मुकाबले कमजोरी सामान्यतः रही है। हाल में डॉलर इंडेक्स नीचे से थोड़ा वापस भी संभला है, वो भी बात है। बीच में तो डॉलर इंडेक्स 95 के बीच में चला गया था, लेकिन वापसी हुई है उसमें 100 के ऊपर, अब एक बार फिर से दिख रहा है। तो जितना कमजोर पहले था अभी उतना कमजोर भी नहीं रह गया है, लेकिन हाँ, बीच में बाकी मुद्राओं के मुकाबले कमजोरी दिख रही थी, जबकि दूसरी तरफ रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले कमजोर होता हुआ हाल में दिखा है। और अभी 90 के आसपास के भाव, जैसा अभी हमने कार्यक्रम में आज की खबर में भी सुना कि 90 के आसपास के भाव इस समय $1 के चल रहे हैं रुपए में। तो आपको पता है कि इस समय ट्रंप टैरिफ जो लगा हुआ है उसके चलते बाजार में काफी सारी आशंकाएं हैं। तो उसके चलते इस समय रुपए में थोड़ी कमजोरी देखी जा रही है। इसके अलावा भी काफी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स रहते हैं, क्योंकि इस समय हमारे निर्यात में इस टैरिफ के, अमेरिकी टैरिफ के चलते बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं आई है, लेकिन कुछ कमजोरी आई है। तो ये एक कारण निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि बाजार इसको लेकर के आशंकित हैं। एक्सपोर्टर्स जो हैं बल्कि इंपोर्टर्स जो हैं, उनके लिए डॉलर की डिमांड जो है वो महत्वपूर्ण रहती है और वो थोड़ा सा आगे के लिए आशंकित भी हैं, तो वो पहले से खरीद करके रखना चाहते हैं। ये सारे इक्वेशंस चलते रहते हैं। आरबीआई का यहाँ पर सीधा सीधा कहना है कि हमें रुपये के किसी पर्टिकुलर लेवल को डिफेंड नहीं करना है, बल्कि बाजार की वोलेटिलिटी को सीमित रखना है, वो बेकाबू न रहे। तो आरबीआई का मुख्य रूप से ध्यान इसी बात पर है। तो दूसरी चीज मैं ये कहूंगा, जो सामान्य तौर पे एक औपचारिक पक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी बाजार में ये माना जाता है या एक धारणा बनी हुई है कि अगर रुपया थोड़ा सा कमजोर है तो इस ऊंचे टैरिफ वाले दौर में इससे भारत को कहीं न कहीं अपने ट्रेड बैलेंस को संभालने में मदद ही मिलेगी। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख दिखा। निवेशकों की खरीदारी से दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 1.3% लाभ में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.5% से अधिक की तेजी आई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक लगभग 0.2% ऊपर उठकर बंद हुआ। उधर बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हेंग सेंग 1.2% घाटे के साथ बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.5% से अधिक की गिरावट हुई। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो वहां समाचार तैयार किए जाने तक मिलाजुला रुख दिख रहा था। बिकवाली के दबाव में फ्रांस का कैक 40 0.3% घाटे के साथ चल रहा था। लंदन के फुटसी 100 में भी मामूली गिरावट थी, जबकि जर्मनी का डेक्स 0.1% ऊपर कारोबार कर रहा था। यहां पर हम अपनी चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे
जी बिल्कुल. And let's take a look at the markets. So the markets today were on a very bearish note. However, if you take a look at the past data, so in the past about 3 weeks we have logged gains consecutively. The previous week kind of concluded with a minimal change, but today we saw quite a bearish note. What could be the reasons for that, and why do we see such a sudden slump or a fall in the markets? जी देखिए, बाजार में इस तरह के उतार चढ़ाव स्वाभाविक रहते हैं, और इससे पहले जब हमने इसे पिछले सप्ताह में ही एक नई ऊंचाई भी देखी तो नया रिकॉर्ड बना, और उसके बाद बाजार में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वापस एक बार से आई है. तो इसे सामान्य मुनाफा वसूली के तौर पर ही देखा जाएगा, न कि किसी बड़े उतार चढ़ाव के तौर पे. ये बाजार में चलता रहता है, और खास तौर पे जैसा मैंने पहले कहा कि जो फैंसी सेक्टर्स हैं जिसके बारे में बाजार में बहुत ज्यादा हाइप बना रहता है, वहां पर इस तरह की मुनाफा वसूली का ज्यादा असर दिखता है. ये बाजार में हमें एक बार फिर से याद दिलाता है कि क्यों लार्ज कैप को ज्यादा स्थिर माना जाता है. आज आप देखिए, लार्ज कैप इंडेक्स में कम गिरावट रही है, मिड कैप में उससे ज्यादा रही है, और स्मॉल कैप में उससे भी ज्यादा रही है. तो ये जब भी बाजार में थोड़ी सुरक्षा की तलाश होती है, या कहें कि वापस जिसको आप कहें कि बैक टू बेसिक्स की ओर जब बाजार देखने लगता है, तो फिर इस तरह के उतार चढ़ाव हल्के आते हैं या मुनाफा वसूली होती है. So it means that it's a usual course correction and nothing to worry about as such. Certainly, yes. Right, absolutely. यहाँ पर राजीव जी आपको हम लिए चलना चाहेंगे वैश्विक बाजारों की ओर. खासतौर से फेडरल रिजर्व की है वो बैठक होने वाली है. क्या आसार हैं, क्या रुख रहेगा उनका? देखिए, वहां पर बाजार काफी हद तक मान चुका है कि एक और ब्याज दर में कटौती फेडरल रिजर्व की ओर से होने वाली है. तो अगर वैसा हो जाता है तो ठीक है, ये ऐसी चीज होगी जिसके बारे में बाजार ने पहले से सोचा हुआ है, तो उसका कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन यदि कहीं फेडरल रिजर्व ने इसके विपरीत फैसला किया, यानी बाजार के अनुमानों के बावजूद दरों में कटौती नहीं की, तो इसका एक नकारात्मक असर हमें बाजार में देखने को मिल सकता है. And before we move on to the next story, let's also remind our listeners that the Monday edition of Market Mantra happens to be a listener special where we take calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. In case you have a question and would like to reach out to us right now, you can call us on 2331 4444 or 2342 1050 or 2331 0464. And let me now take you towards the next story. The Under-Secretary of State for Political Affairs of the United States, Alison Hooker, arrived in New Delhi today. In a statement, the U.S. Embassy informed that the visit focuses on advancing the U.S.-India strategic partnership, deepening economic and commercial ties, including increasing American exports. During her visit to the national capital, Under-Secretary will meet with Foreign Secretary Vikram Misri and other senior officials to discuss regional security, economic cooperation and shared priorities in the Indo-Pacific. So, your insight on this very quickly. जी, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और ये दोनों ही पक्षों के लिए जरूरी है. ईयू की भी अपनी प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी इकोनॉमी के लिए इस एफटीए की तरफ बहुत आशाएं हैं, और चूंकि भारत के सामने भी नई तरह की चुनौतियां हैं, और इसलिए भारत भी इच्छुक है कि ये एफटीए जल्दी से जल्दी पूरा हो. ये एक जितनी जल्दी समझौता होगा, दोनों के लिए एक अच्छी खबर होगी. हमारे साथ दिल्ली से एक श्रोता हैं अनिल अग्रवाल. अनिल जी, स्वागत है आपका. सवाल पूछिए. सर, मैं अनिल अग्रवाल बोल रहा हूँ दिल्ली से. जी, स्वागत है आपका. ये मार्केट इतनी ज्यादा गिरी है आज, फेड का रिजल्ट है, फेड का इफेक्ट है, कुछ और भी इफेक्ट है? जी देखिए अनिल जी, फेडरल रिजर्व का जो फैसला आने वाला है उसकी चर्चा अभी हमने की, और जैसा मैंने कहा कि काफी लोग ये अंदाजा लगा करके चल रहे हैं कि उनकी ओर से दरों में कटौती होगी. लेकिन कोई भी जब बड़ा इवेंट होता है तो उससे पहले एक अनसर्टेनिटी जैसी, एक अनिश्चितता जैसी चीज तो रहती है, और जो ट्रेड लोगों ने पहले से इस उम्मीद में कर रखे हैं, तो उसकी एक कहीं अनवाइंडिंग भी होती है. तो वैसे तो ये घटना अमेरिका में होने वाली है, लेकिन उसका असर वैश्विक बाजारों में भी रहता है, और भारत में भी कुछ तो इसका असर कहा जा सकता है. लेकिन ये पूरी तरह से सिर्फ फेडरल रिजर्व के चलते आज की गिरावट आई है, ये मैं तो नहीं कहूंगा. इसमें काफी हद तक ये स्थानीय मुनाफा वसूली है. यहाँ पर यदि हम ये समझना चाहें निवेशकों की दृष्टि से कि बाजार का जो अभी का स्तर है, उसमें यदि अगले हम 1 वर्ष और 2 वर्ष
2 कार्य अवधि लें तो इस 2 कार्य अवधि में आपको कौन से सेक्टर उभरते दिख रहे हैं जहां स्थिर भाव से 1 वर्ष निवेश किया जाए तो अपेक्षाकृत झटके ना लगे, मुनाफा होने की संभावना अधिक रहे, और 2 वर्षों के कार्यकाल में कौन से सेक्टर आपको लुभाते हुए लग रहा है अभी? देखिए, एक तो बैंकिंग क्षेत्र ऐसा रहता है जिसके साथ आपको चलना ही है, क्योंकि अगर हमें इकोनॉमी पे भरोसा करना है तो सीधे सीधे अर्थव्यवस्था की जैसी चाल रहती है उसके हिसाब से बैंकिंग सेक्टर को परफॉर्म करना है। और ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको बहुत ज्यादा फ्रॉथ या बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड वैल्यूएशंस भी नहीं दिख रहे हैं, चाहे पीएसयू बैंक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक। दोनों में आज की स्थिति में मैं कहूंगा काफी संतुलित सी स्थिति है, और दोनों जगहों पे जैसे कई बार होता है मार्केट में एक सेंटिमेंट बन जाता है कि नहीं अभी तो पीएसयू बैंक चलेंगे या अभी प्राइवेट बैंक ही चलेंगे, पीएसयू नहीं चलने वाले। आज की तारीख में मुझे लगता है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच बैंकिंग सेक्टर में लेकर के चला जा सकता है। इसके अलावा कंजम्पशन की काफी चर्चा हो गई है, लेकिन उसमें आप जब भी इस तरह के मौके बाजार देता है, जब गिरावट आई है उसमें बहुत सारे शेयर ज्यादा भी गिरे हैं और कहीं पर वो बेवजह गिरे हैं, तो या उनमें मूल्यांकन ज्यादा था, उस समय शायद हाथ लगाने की स्थिति नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी गिरावट आने के बाद नीचे के भावों पे वो वापस खरीदने लायक स्थिति में आ जाते हैं। तो ये आपको केस टू केस बेसिस पे काफी सर्च करना पड़ेगा। जो डिफेंस वगैरह के सेक्टर जिनकी हम चर्चा करते हैं वहां पर अधिकतर नाम इस समय ऐसे ही हैं जिनमें काफी ज्यादा हाइप पहले से बना रहा है, लेकिन उनमें भी कई नाम अब धीरे धीरे दिख रहे हैं जो ऊपर से काफी करेक्ट हुए हैं। तो जहां पैमाना सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि ऊपर से कितना गिर गया है, लेकिन क्या उनका वैल्यूएशन, क्या उनका मूल्यांकन जो है वो अब ऐसे स्तर पे आ गया है जो उनकी आगे 2-3 साल की जो कारोबारी संभावनाएं हैं उनके हिसाब से मेल खाता है। तो वैसे मौके आपको तमाम जगहों पे खोजने पड़ेंगे। ये चीजें आपको कंजम्पशन थीम में भी मिल सकती है देखने को, ये चीज आपको बैंकिंग सेक्टर तो एक सेकुलर तौर पे मैं कह सकता हूं कि वहां पर आपको अच्छे नाम मिलेंगे। और इसके अलावा अगर जहां कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग का जोर है, जो मेक इन इंडिया से फायदा उठाने वाले जो भी क्षेत्र हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं चीजें बेहतर मिलेंगी, लेकिन काफी आपको चूजी होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको स्टॉक स्पेसिफिक जाकर के समझना पड़ेगा। यानी निवेश जब करना हो तो उससे पहले आप तैयारी कर लीजिए, अच्छी तरह परख कर किस कंपनी में जाना है या किस सेक्टर में जाना है पहले थोड़ा सा विचार कर लीजिए, कंपनी की माली स्थिति और भविष्य आंक लीजिए, उसके बाद निवेश कीजिए, अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच आज नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू हो गई। 2 दिवसीय वार्ता सत्र आज से शुरू हुआ। यूरोपीय संघ और भारत के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर इस दौरान चर्चा होगी। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 2023-24 के दौरान $137.5 बिलियन तक पहुंच गया। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज यूरोप के कारोबार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त से नई दिल्ली में मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने उम्मीदें जताई कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच चर्चा सार्थक और उपयोगी रहेगी। यहां पर हम समझना चाहेंगे कि यूरोपीय संघ और अमेरिका दोनों हमारे बड़े व्यापार साझेदार, दोनों के साथ हमारी चर्चा चल रही है। यूरोपीय संघ जब टैरिफ की तलवारें खींची थी उस दौरान सबसे बड़ा दल यूरोपीय संघ का भारत पहुंचा था बातचीत के लिए। अब तक हमारी बातचीत कहां पहुंची और ये जो 2 दिवसीय चर्चा है उस दौरान क्या सब निकल के आने की संभावना लगते हैं आपको? जी देखिए, इसी ट्रंप टैरिफ ने यूरोपीय संघ को भी बताया कि भारत के साथ या दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ उनका द्विपक्षीय संबंध होना कितना आवश्यक है, और ये चीज भारत भी आज तमाम विकल्प तलाश रहा है। तो यूरोपीय संघ पहले से हमारा एक बड़ा साझेदार रहा है। अमेरिका से इस समय जो एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है, वहां पर अगर कुछ हमारे व्यापार में कमी आती है तो उसकी भरपाई हम कहां से कर सकते हैं, उसके लिए यूरोपीय संघ एक प्रमुख विकल्प हो सकता है, जिसके साथ हमारे पुराने संबंध हैं, पहले से अच्छे व्यापारिक संबंध हैं। और इसके अलावा भी अफ्रीका में या दूसरे देशों में, दूसरे क्षेत्रों में, महाद्वीपों में हम अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो ये एफटीए का जो रास्ता है, अभी यूके के साथ जो हुआ हमारा, रूस के साथ हमारा इतना एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रपति पुतिन की इस भारत यात्रा में, तो ये सारी चीजें हमें हर तरफ निगाह डालनी पड़ेंगी। और ये चीज यूरोपीय संघ के लिए भी मजबूरी है, उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि आप
सिर्फ अमेरिका पे निर्भर रह करके नहीं चल सकते, जैसे उनकी भी निर्भरता है, हमारे लिए भी अमेरिका एक बड़ा बाजार रहा है। तो अगर वहां पर कोई दिक्कत आ रही है, हमें उम्मीद है, मैं तो ये मानूंगा कि हाँ, शायद अगले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में अमेरिका के साथ संबंध भी वापस जो टैरिफ की स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी, कहीं ना कहीं एक समझौता हो जाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने हमें ये बताया है कि आप सिर्फ एक बाजार पर निर्भर नहीं रह सकते हैं और आपको सबके साथ अपने संबंध बढ़ाने होंगे। The EU being India's largest trading partner, like we just understood. So, which sectors do you think are going to see a significant expansion in exports in terms of Indian goods going abroad to the EU? जी, देखिए, यहाँ पर जो भी ट्रेडिशनल चीजें हैं भारत की तरफ से, जो परंपरागत रूप से हमारे एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा रही हैं, उनमें आप हस्तशिल्प भी देखते हैं, उसमें आप जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हैं जो इस समय ईयू को काफी निर्यात होता है, जो बीच में एक चर्चा का विषय भी रहा कि तो काफी सारे आपको अनकन्वेंशनल सेक्टर्स पे भी ध्यान देना होगा। उसमें ऑटो पार्ट्स भी हो सकते हैं, उसमें फिनिश्ड गुड्स में हम क्या क्या चीजें भेज सकते हैं, वो काफी कुछ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और जब आपके सामने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो फिर दोनों देशों के एक तरह से बाजार के सामने ये खुला मौका आ जाता है कि आप देखिए वहां जाकर के आप क्या बेच सकते हैं। फिर वहां पर सरकार की ओर से किसी पुश की उतनी जरूरत नहीं रह जाती है, एक तरह से बाउंड्रीज खोल दी गई कि ठीक है, आप जाइए उस बाजार में एक्सप्लोर कीजिए। तो आगे जाकर के हमारे जो उद्यमी हैं, चाहे वो बड़ी कंपनियां हैं या एमएसएमई सेगमेंट है, उनको वहां जाकर के अवसर तलाशने के लिए एक खुला मैदान मिल जाएगा। The sky is the limit, as they say. जी, आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। सरकार ने आज कहा कि भारत में बहुआयामी क्षेत्रों में गरीबी 2013-14 के मुकाबले 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि इस अवधि के दौरान लगभग 24 करोड़ 80 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। And let's also take a look at the global crude oil prices. The global crude oil prices fell today as investors monitored ongoing talks to end the war in Ukraine. Brent crude was trading 1% down at $63.11 per barrel, while WTI crude was trading almost 1.1% lower at $59.44 per barrel when reports last came in. आइए आपको लिए चलें अब सर्राफा बाजार की ओर। In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading marginally up at 1,30,610 rupees per 10 grams, and silver was trading almost 0.2% down at 1,82,560 rupees per kilogram a short while ago. आइए अब आपको लिए चलते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहां फरवरी यानी अगले वर्ष फरवरी में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य थोड़ा सा बढ़कर 1,30,490 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं मार्च में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 0.3% कम होकर 1,82,799 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। यहां पर बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि सोने का जो मूल्य चल रहा है वो किस दिशा में जाता दिख रहा, ऊपर या नीचे? बहुत छोटा। देखिए, अभी तो चाल ऊपर रहेगी लेकिन उतार चढ़ाव बना रहेगा, चूंकि केंद्रीय बैंक लगातार खरीदारी कर रहे हैं और जब तक उनकी खरीदारी बनी है तो सोने की चाल ऊपर रहेगी। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices close week's first trading session with losses. Sensex slumps over 600 points. Nifty ends below 26,000 level. Asian stock markets end mixed and global crude oil prices fall. And with that, it's a wrap on today's edition of Market Mantra. We'll see you in the next one. Take care and goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।